हाल ही में मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम यहाँ से होके गए और पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को मजबूत करने के हवाले से, ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के हवाले से इत्तफ़ाक़ हुआ और पाकिस्तान मलेशिया को राइस भी एक्सपोर्ट करेगा, हलाल मीट भी एक्सपोर्ट करेगा और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। उनके जाते ही एक हाई लेवल सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया, हेडेड बाय दी सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर, और उन्होंने भी जो बातें कही पाकिस्तान के बारे में, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ट्रांसफॉर्म हो चुका है और पाकिस्तान ने ये सफ़र तय किया है फ्रॉम रेड टेप टू रेड कार्पेट। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम 2.2 अरब डॉलर की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, लाइफ स्टॉक सेक्टर में, उसके साथ साथ माइनिंग सेक्टर में, पावर सेक्टर में। बट उन्होंने कहा कि हमारी लीडरशिप की हमें ये हिदायत है कि देयर इज़ नो लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट टू पाकिस्तान। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान आते हैं, हम जैसे ही जहाज़ से बाहर आते हैं हमें एक अपनाइयत का एहसास होता है, हमें पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। और देखिए, एक ज़माना था कि फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार था, मगर अल्लाह ताला का बेपाया फजल व करम है कि हम अब एक सेंट्रल लोकेशन बन चुके हैं दुनिया के लिए। ना सिर्फ दुनिया से हाई लेवल डेलीगेशंस पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसी की तारीफ़ कर रहे हैं, बल्कि हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स आर अ स्टोरी टू टेल इन देमसेल्व्स। अगर आप देखें इस दफ़ा जो फर्स्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2025 का, 8.8 बिलियन रेमिटेंसेस बाहर से आई हैं। सो ये जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसका एतमाद है पाकिस्तान के ऊपर, और उनको भी पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इंप्रूव कर रही है, पॉलिसी रेट नीचे जा रहा है, पॉलिसी रेट के नीचे जाने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर रही है, और ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर रही है बल्कि इन्फ्लेशन जो है वो ऑल टाइम लो के ऊपर है, 6.9% के ऊपर। प्रोजेक्शन ये थी कि ये 13% तक रहेगी, मगर कहाँ पे पिछले साल की 32% की इन्फ्लेशन और कहाँ पे इसी महीने में 6.9% की इन्फ्लेशन। तो मैं ये समझता हूँ कि एक्सपोर्ट्स आर अप बाय 14%। आप अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखें वो बढ़ गए हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स देखें तो वो 3.2 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच गई हैं। तो पाकिस्तान इकोनॉमी हैज़ अ स्टोरी टू टेल एंड इट्स अ गुड स्टोरी टू टेल, एंड आई बिलीव के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की जो बेहतरी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे ब्लूमबर्ग है, ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को इमर्जिंग तरीन मार्केट डिक्लेयर किया, और जब IMF की MD बात करती हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बात करते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी के जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं वो एक अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी का नतीजा है, तो ये दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मान रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ दी डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वी आर अ वेरी एक्टिव प्लेयर इन द रीजन, वी हैव अ वेरी एक्टिव रोल टू प्ले इन आवर रीजन। और जब रीजन की बात आती है तो आज हमें खुशी है कि चीन के वज़ीर आज़म 11 साल बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। ली चियांग का पाकिस्तान आना और इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पे बात करना, बहुत सारे बड़े मंसूबे भी, उनकी इनॉग्रेशन होगी अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि चीन की तरफ से जो हमेशा दोस्ती का हाथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ाया गया है, वो पहला CPEC हो जिसके तहत 64 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई, पाकिस्तान के रोड नेटवर्क्स को एक्सपैंड किया गया, 12 मोटरवेज उस दौर में बनी, मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, गवादर पोर्ट को फाल किया गया, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए गए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, एनर्जी सेक्टर में बेशुमार प्रोजेक्ट्स लगाए गए। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे CPEC फेज़ 1 का एक रोल था, प्राइम मिनिस्टर के हालिया दौरा चीन के बाद CPEC फेज़ 2 का भी एक रोल है जिसमें बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट्स और बिजनेस टू बिजनेस कोऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा। मगर आज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी इनॉग्रेट होगा, और उसके साथ साथ B2B कोऑपरेशन में हम समझते हैं कि चीनी कंपनीज को, चीनी जो फर्म्स हैं उनको बहुत फ़ायदा है कि अगर वो अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में सेटअप करें और पाकिस्तान से जो है वो एक्सपोर्ट करें दूसरे ममालिक को। पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लो है और पाकिस्तान में हम उनको तमाम सहूलियात भी देंगे, तो हम ये समझते हैं कि बड़ा पोटेंशियल है। और जहाँ पर ये चीन के वज़ीर आज़म का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसके साथ साथ जो शंघाई ताउन तंजीम का एक इजलास होने जा रहा है, और ये सरबराहाने मुमलिकत का इजलास है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की समिट है। एन इवेंट लाइक दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान आफ्टर 27 ईयर्स। 27 साल के बाद एक इस लेवल का इवेंट पाकिस्तान में मुनक्कद होने जा रहा है। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात भी है, एजाज़ की बात भी है,
और इस बात का भी इतराफ़ है कि पाकिस्तान इज़ दी डेस्टिनेशन टू बी। तो जब हम बात करते हैं इकॉनमी की, हमारा ख्वाब तो ये है कि G20 बाई 2030, और मैं ये समझता हूँ कि ये डूएबल है जिस तरह हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है। और इन वफूद का पाकिस्तान आना, पाकिस्तानी लोग बहुत हॉस्पिटैलिटी में यकीन रखते हैं, पाकिस्तानी लोग बड़े रिजिलियंट लोग हैं, और हम ये समझते हैं कि हम अब आने वाले तमाम मेहमानों को एक वार्म वेलकम देंगे। आपने देखा जिस तरह इस्लामाबाद को और उसके गिरदोनवा को सजाया गया है, एंड अल्लाह ताला का शुक्र है, वी हैव बीन ब्लेस्ड बाय अ ब्यूटीफुल कैपिटल इस्लामाबाद विच इज सराउंडेड बाय द मागला हिल्स। इट्स अ क्लीन एंड ग्रीन सिटी। दुनिया के बेहतरीन कैपिटल्स में हमारे कैपिटल का शुमार होता है, और हम चाहते हैं कि जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिस तरीके से इस्लामाबाद को सजाया गया है अपने मेहमानों को वेलकम करने के लिए, हम ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान आए वो पाकिस्तान से अच्छी यादें लेके जाए और बाहर पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज कैरी करे और पाकिस्तान के बारे में एक पॉजिटिव इमेज कैरी करे। जहाँ पे वो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, आज आपने यहाँ का मीडिया सेंटर देखा, मुझे बड़ा फ़ख्र है अपनी टीम पर। और मैं जो हमारी इंफॉर्मेशन की पूरी टीम है लेड बाय मैडम सेक्रेटरी अमरीन जान साहिबा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे ये एजाज़ हासिल है कि इंफॉर्मेशन ग्रुप में एक बहुत महारत रखने वाली खातून ने एक दूसरी महारत रखने वाली खातून को रिप्लेस किया। और इस वक्त हमारी अगर विमेन एम्पावरमेंट की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, बिकॉज हमारा एक बड़ा वाइब्रेंट इंफॉर्मेशन ग्रुप है और हम आइज़ एंड ईयर्स हैं गवर्नमेंट की। हम सबसे पहले जो आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स हैं उस पर डिफेंड करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी। तो जहाँ पे ये बात दुरुस्त है, वहाँ पे आप देखिए कि इस वक्त 5 फेडरल सेक्रेटरीज खवातीन हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। तो हमें फ़ख्र है इस बात पे, एंड आई टेक ग्रेट प्राइड इन दैट। और बहुत शुक्रिया, इन्होंने एक एफर्ट को लीड किया और बड़ी मेहनत से काम किया। और मैं PIO साहब, जिनको मैं कहता हूँ कि जो काम इनको एज ऑफ येस्टरडे कहा जाए तो ये वो भी करके दिखा देते हैं। ना इनको टाइमलाइंस देने की ज़रूरत पड़ती है, ना इनको इन पर दबाव डालने की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि हमारे पे दबाव होता है कि ये टाइम से पहले अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं। तो इन्होंने भी बहुत, ये आपने देखा कि जो मीडिया सेंटर यहाँ पे सेटअप किया है, और लोग कह रहे हैं, इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जो मीडिया की फैसिलिटेशन, जो हमारे फॉरेन जर्नलिस्ट आ रहे हैं, मेहमान बाहर से आ रहे हैं, उनको यहाँ के फील होगा कि वाकई हमने एक अच्छा अरेंजमेंट उनके लिए किया है। बाकी भी जैसी मेंबर स्टेट्स हैं वहाँ पे भी अरेंजमेंट्स होते हैं, बट हमारे जर्नलिस्ट जो आज यहाँ पे कवर कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इतना अच्छा अरेंजमेंट जो है वो कम ही देखने में आता है। तो ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने खसूसी तौर पर शंघाई तावन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत के इजलास में आने वाले जर्नलिस्ट के लिए, अपने मकामी जर्नलिस्ट के लिए, एंकर हजरात के लिए, रिपोर्टर्स के लिए ये फैसिलिटी क्रिएट की है ताकि जो शंघाई तावन तंजीम के इजलास की कवरेज है वो उसमें कोई दिक्कत ना आए, और तमाम सहूलियात अंडर वन रूफ यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। तो मैं तमाम अपनी टीम का शुक्रिया करता हूँ। रात भी यहाँ पे चक्कर लगा, मैडम फातिमा का, मैडम नरगिस का, इन्होंने बहुत मेहनत की है। और मैं देख रहा था कि एक अटेंशन टू डिटेल, मैडम नरगिस यहाँ पूरा चीज़ों को देख रही थी पर्सनली। अशफाक साहब का बहुत शुक्रिया, जहाँ हम फंसते हैं हमें निकालते हैं। तो मैं पूरी टीम को यहाँ पे शाबाश भी दूंगा और कहूँगा कि यू मेड मी वेरी प्राउड कि हमने यहाँ पे आके जो अरेंजमेंट्स देखे हैं फॉरेन मीडिया के लिए, लोकल मीडिया के लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आपने बिल्कुल अपने आप को कोहेरेंट रखा है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये सारे अरेंजमेंट किए हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि शंघाई तावन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत के इजलास से जो खिताब हो, जो कवरेज हो, जो डेक्लरेशंस हों, वो टाइमली पहुँचें और यहाँ से आपको कवरेज करने में आसानी हो। बहुत सारे दोस्त ये सवाल कर रहे थे कि जी आपने जिना कन्वेंशन सेंटर से इतना दूर रखा है इसको, तो मैं आज समझता हूँ कि उनके तमाम सवालों का जवाब यहाँ पे मिल गया कि जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जो स्क्रीन्स नस्ब की गई हैं, वर्क स्टेशन बनाए गए हैं, तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट दी गई है और हर तरह की फैसिलिटी, मेरा ख्याल है कोई एक चीज़ भी नहीं जो मैं पॉइंट आउट कर सकूँ कि जी ये कमी है इस जगह में। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट मीडिया सेंटर की जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये हमारी जिम्मेदारी थी, इसको हमने आसान तरीके से पूरा किया। और मैं तमाम जर्नलिस्ट को वेलकम करता हूँ जो बाहर से आए हैं, जो लोकल हमारे जर्नलिस्ट हैं, कि वो यहाँ पे अपनी पेशा वाराना जो उनके उमूर है उनको सर अंजाम दें। एंड द इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री विल बी एट योर बैक एंड कॉल। हमारी कोशिश होगी कि शंघाई तावन तंजीम के हवाले से, जो इलाकाई तावन को फ़रोग देने के हवाले से, कनेक्टिविटी के हवाले से, काउंटर टेररिज्म के हवाले से, पीस एंड स्टेबिलिटी के हवाले से, इकनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जो भी मौज़ूआत इस रीजनल कोऑपरेशन के फोरम के ऊपर डिस्कस होंगे, आवाम तक पहुँचाना, इंटरनेशनल मीडिया तक पहुँचाना, मेंबर स्टेट्स की जो अपने अपने मीडिया के ज़राए हैं उन तक पहुँचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को इंशाल्लाह ताला हम खूब निभाएंगे। बहुत शुक्रिया। आपने कहा है जो रिसेंट पास में अगर देखें IMF के साथ हुआ था
वफद आया, सऊदी वफद आया, अब चाइनीज प्राइम मिनिस्टर हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ें और मुआहदे भी हो रहे हैं। एससीओ से पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स को, पाकिस्तान की जो इशारे और बेहतरी की क्या तवक्कुआत है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तो पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी सतह पे तशख़्ख़ुस बहाल हुआ है, और जब कोई कंट्री इतनी बड़ी समिट होस्ट करती है तो ये उसकी कैपेसिटी के बारे में भी एक बहुत अच्छी बात होती है कि हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम बड़े इवेंट करवा सकते हैं। और इससे उम्मीद पैदा होती है कि कल को अगर कोई वर्ल्ड कप हो, कल को अगर कोई स्पोर्टिंग इवेंट हो, कल को कोई बड़ा बैनुल अक़वामी सतह पे इवेंट हो, तो हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये कैपेसिटी मौजूद है कि हम बड़े इवेंट होस्ट करने की ना सिर्फ सलाहियत रखते हैं बल्कि उसको ऐसे तरीके से निभाने की भी सलाहियत रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इससे इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा, और हमें ये मौका मिल रहा है कि आपने देखा चलते हुए जब आप आ रहे थे कि हमने पाकिस्तान की सकाफत को यहाँ पे उजागर करने की कोशिश की है। ट्रक आर्ट नज़र आएगा आपको, पाकिस्तान के मुख्तलिफ रीजन्स की पेंटिंग्स नज़र आएंगी। मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो भी आए वो पाकिस्तान की जो खूबसूरत सकाफत है और एक यूनिक सकाफत है विच इज़ पिक्यूलियर टू पाकिस्तान इस रीजन के अंदर, उससे मुतासर होकर आए, उसके बारे में एक अच्छी बात करे, और हम ये लोगों को साबित कर सके कि जो हमारे बारे में मिसकंसेप्शंस पाए जाते हैं कई हलकों में अब्रॉड एंड एट होम, वो हम उनको दूर करने में कामयाब हो। मेरा तो विजन ये है और कोशिश ये है कि पाकिस्तान के हवाले से मिसकंसेप्शंस को दूर करें और हमारी कैपेसिटी, हमारी रेजिलियंस, हमारी ब्रिलियंस, इसको हम पोर्ट्रे करें पूरी दुनिया के अंदर कि हमारी सकाफत, हमारी अमन पसंदी, हमारी जो एक प्रोग्रेसिव सोच है वो हर जगह नजर आनी चाहिए। तारक साहब, आपने जिक्र किया और ये यकीनी तौर पर पूरी कौम के लिए बड़े तारीखी लम्हात हैं जो ये मिल रहा है, और हम दुआ गो हैं कि ये तारीखी लम्हात जो है वो मिसाली लम्हात भी बनकर सामने आए। एक ऐसे वक्त में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है जब एहतजाज की कॉल भी दी जा रही है और एक सियासी जमात जो है वो इंतशार और एहतजाज की बात कर रही है। हम क्या देखेंगे? एक तरफ आप मुस्कुराते चेहरों के साथ अपने मेहमानों को डील कर रहे होंगे और दूसरी जानिब चंद किलोमीटर के फासले के ऊपर डंडे, टीयर गैस और करख्त लहजे के साथ बात हो रही होगी। ये सब कुछ हो रहा होता है। देखिए, ये जो ईगो होता है ना, ये जो अना होती है, इसकी सबसे बुरी बात ये होती है, इसको जितना इन्फ्लेट कर दो इसकी कैपेसिटी उतनी बढ़ती जाती है। सो ईगो के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अनलिमिटेड तौर पे इन्फ्लेट किया जा सकता है। अब एक तरफ अना परस्ती है, एक तरफ जो है वो हुब्बुल वतनी है। ये हमेशा से डिफरेंट रहा है, और ये हक को बातिल का भी डिफरेंस यही रहा है हमेशा से तारीखी तौर पे भी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग 9 मई के हमले कर सकते हैं, शुहदा की यादगारों को मस्मार करके उनकी बेहुरमती कर सकते हैं, जो लोग IMF को ख़त लिख सकते हैं मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराने के लिए, जो लोग ये समझते हैं कि कोई भी लीडर पाकिस्तान से बड़ा है, तो मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान से बड़ी नहीं, इंक्लूडिंग माय ओन। और जिस दिन मैं ये समझूंगा कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी या मेरी पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान से बड़ी, तो मुझे पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान है तो सियासतदान हैं, पाकिस्तान है तो ये सारी गहमा गहमी, ये सारी रौनकें हैं, ये वजारतें, ये मुशीर, ये ओहदे, ये अफसरान, ये सारा कुछ पाकिस्तान के मरूने मिन्नत है। अगर कोई कहेगा कि फ़लाँ नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो मैं तो इस पर अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये नॉन सीरियस सी कॉल है। आपने ऐसी मेरी इतनी एनर्जी लगा दी सवाल के ऊपर, आप कुछ ही बात करते, ये नॉन सीरियस सी कॉल है। आपस में भी लड़े भिड़े हुए हैं, कोई कह रहा है करना चाहिए, हामिद खान साहब कह रहे हैं ना करो, अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं ना करो, कोई कह रहा है जी कर लेते हैं, चले जाते हैं, प्रोटेस्ट रजिस्टर करा देते हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये प्रोटेस्ट की मकसद क्या है। और ये देखें, नॉन सीरियस सा प्रोटेस्ट है, ऐसे ही जो होती है ना, इसको मैं एम्प्टी थ्रेट कहूँगा। मैंने कल भी एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा ये एम्प्टी थ्रेट है। थिंग्स आर फाइन, द रेड जोन इज़ अ सेफ एंड सिक्योर एरिया। एयरपोर्ट से लेके रेड जोन तक मुकम्मल उसके गिरदोनवा को सिक्योर किया गया है। आर्मी डिप्लॉयड है, रेंजर्स डिप्लॉयड है, पुलिस डिप्लॉयड है, और अल्लाह का शुक्र है कि फुल प्रूफ और इमैक्यूलेट अरेंजमेंट्स किए गए हैं सिक्योरिटी के। तो ज़रूर करें, अपने अपने घरों में खामोश एहतजाज ज़रूर करें, आपको पूरा हक हासिल है। बट ये जो शरपसंदी होती है ना कि किसी भी एक इवेंट को ख़राब करने के लिए कोई हल्की सी नेगेटिव बात कर देना, तो ठीक है, आपको अपनी नेगेटिव बात मुबारक हो, आप बिल्कुल अपने घरों में बैठ के एहतजाज की कॉलें दें। यहाँ पे तो फिलहाल बिल्कुल अमन सुकून है और कोई ऐसी चीज़ मुझे नेगेटिव नज़र नहीं आ रही बाहर। जी बहुत अच्छा। इंटरनेशनल लेवल के इंतजामात नज़र तो आ रहे हैं, इक्विपमेंट और सेटिंग, लेकिन जो असल चीज़ होगी वो इंटरनेट की फैसिलिटी होगी, वो किस लेवल की होगी, इसका स्पीड क्या होगी और वो मेंटेन रह सकेगी जो हमारे
इधर हमारे एक अफसर हैं असद साहब, उन्होंने अभी यहाँ पे वो करके दिखाया, बल्कि वो वॉक कर रहे होते हैं वो डिवाइस लेके हर जगह पे। तो यहाँ पे इंटरनेट की, प्रिंटर की स्क्रीन, हर चीज़ मौजूद है, तो आपको बेहतरीन इंटरनेट मिलेगा। अगर आपको कोई गिला शिकवा हुआ तो मैं आपको ज़ाती तौर पे इस पे मुतमईन करूँगा, क्योंकि इंटरनेट की यहाँ पे भरपूर तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट भी किया गया है और कोशिश की गई है कि हर एरिया को इंटरनेट कवरेज जो है वो अच्छी स्पीड के ऊपर दी जाए। सो उसके लिए एक ऑफिसर डेडिकेट किया गया है जो इंटरनेट की यहाँ पे स्पीड को देखेगा। थैंक यू, आपने एक रेलेवेंट सवाल किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। Raza Khan, special correspondent, PTV World. Sir, this is the only English channel that we have. And what message would you like to give to the members of SCO as well as their media persons and the people back home in their respective countries? This particular media center is a harbinger of better things to come in Pakistan. So what message in English would you like to give to the countrymen who are coming to Thank you very much. I'm very grateful. The Ministry of Information and Broadcasting has developed the state-of-the-art media center for the SCO, and we want to give this message to the world that we Pakistanis are a very peace-loving people, and we believe in peace and prosperity in the region, and we believe that the SCO Forum has a great role to play with regard to the prosperity of the people of this region. And this SCO will further talk about climate change, which is a big issue and which affects our region greatly. Counter-terrorism will be discussed. Common goals which our region shares, common culture, that will be discussed. And I believe that it's a very important forum which started as the Shanghai Five and is now a 10-member state forum known as the Shanghai Cooperation Organization. We are very proud that we are hosting this SCO summit in Pakistan. And in Pakistan, we have a good story to tell regarding our culture, regarding our tourism, regarding our economic growth, regarding our capacity, regarding our human resource, and most of all regarding our youth. 68% of our population is based on youth. We have a great workforce, we have a very good IT workforce in Pakistan of freelancers, we have great startups here. So I believe that Pakistan's role in the region has become more important over the years. Pakistan has become more relevant. And by hosting this summit and making these arrangements, we've given a message to the world that Pakistan has the capacity to deliver on all fronts, and we will keep playing our role as a key player in the region and as a very active member of the SCO. Besides that, I do believe that one of the topics that the PM will be discussing is the Palestinian cause. We had Palestinian students arriving in Pakistan yesterday, medical students who will be studying in Pakistan. That's a great initiative of the Prime Minister, and he's always addressed international forums by saying that there's a genocide going on in Gaza, there are war crimes being committed in Gaza, and Israel needs to be held accountable for these war crimes and genocide. And we've always demanded an immediate ceasefire and restoration of peace, and we believe that an independent state of Palestine be created on the pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. So I think these issues will be discussed, and Pakistan's soft image and the real image of Pakistan will be portrayed through this SCO summit. Thank you, sir. Thank you very much, Tahir Sahab. My name is Hassan Gilani, working with PTV World. My question is regarding the visit of Chinese Premier. The visit is taking place on the heels of a very unfortunate incident in Karachi. Despite that incident, the coming of the Chinese Premier to Pakistan, what message does it give to the inimical forces who have been trying to jeopardize or undermine the relationship between Pakistan and China? So I was addressing a convention yesterday, and I was just telling the people that Chinese friendship is something that has been passed on to us through generations. And whenever I have the honor and privilege of hosting a Chinese diplomat, I always mention to them that my mother used to tell me that as a young schoolgirl, when Chu Enlai visited Islamabad, she was there with the Chinese flag, with other school children welcoming the Chinese delegation. And our generations have passed on this mantle of Chinese friendship to the other generations, the next generation. And when we say that it's an all-weather friendship, it clearly signifies that whether it's a good time or a bad time, this friendship has always sustained. And when we say that we're iron brothers and it's a time-tested friendship, it has passed through many storms and it has survived. I believe that Chinese friendship is, Pak-China friendship is beyond a normal routine
strategic relationship. I believe it's a very deep strategic and very deep-rooted strategic partnership that we have. The Pak-China cooperation has been enhanced by Prime Minister's visit to China recently, to Beijing, in which CPEC Phase 2 was launched. So I think the Prime Minister has placed great emphasis on Chinese security, and while he places emphasis on Chinese security, he has made sure that he has himself chaired meetings of the Apex Committee with all security agencies present there, heads of all security agencies present, and Chinese security has been enhanced in Pakistan, and the Prime Minister has a keen, deep personal focus on Chinese security, and we are doing all we can, and I believe that the Chinese Premier's visit will be a landmark visit. It will be a turning point in our relationship, and we will greatly benefit. The people of both countries will greatly benefit from this visit. And despite the security challenges, since the Prime Minister has himself placed great importance on security, and both the Bisham incident and the recent incident in Karachi is being probed into, and a high-level investigation and probe is going on into it, and the Prime Minister is personally looking into it. So I think our Chinese friends are also somewhat satisfied on the keen interest that we are taking and the special focus that we've placed on security. And with regard to the security of this particular conference and the Chinese visit, the army has been deployed, the rangers have been deployed, and the police is already there. So I think foolproof arrangements have been made, and we will do all we can to make everything secure around us. सर मैं कुर्बान बोलूं जी। आवाज टीवी से जी और मेरा सवाल ये है कि बड़ा इवेंट होने जा रहा है जी। पीस के हवाले से और दुनिया के हवाले से भारतीय वजीर खारजा आए हैं क्या दोनों मुमालिक के दरमियान कोई ऐसी इंटरेक्शन हुई है कि दो तरफा मुज़ाकरात में कोई माहौल बने? देखिए, इस हवाले से ना तो उन्होंने कोई बायलैटरल मीटिंग की रिक्वेस्ट की है, ना हमने कोई बायलैटरल मीटिंग की रिक्वेस्ट की है। आपको ये समझना होगा कि ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, और जो मल्टीलैटरल फोरम होता है उस पर इज्तिमाई इश्यूज डिस्कस होते हैं इस खित्ते के, और SCO के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। उसके तहत जो SCO प्रोटोकॉल्स डिक्टेट करेंगे, जो भी मामलात होंगे, जैसे मैंने क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया, सिक्योरिटी का जिक्र किया, काउंटर टेररिज्म का जिक्र किया, इकोनॉमिक प्रोग्रेस का जिक्र किया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया, लिंकेजेस का जिक्र किया, तो मैं समझता हूँ कि ये पाक भारत का जो भी मामला है वो SCO की कन्फाइंस के अंदर है, SCO के प्रोटोकॉल्स के मुताबिक है। बायलैटरल मीटिंग के हवाले से कोई बातचीत ना हुई है और ना उसका कोई इम्कान नज़र आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्योरली एक बड़े फोरम के ऊपर SCO के प्रोटोकॉल्स के तहत ये मामला होने जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन। सर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सी आपके अरेंजमेंट हम देख रहे हैं पाक चाइना सेंटर के अंदर जो मीडिया के हवाले से है, तो क्या मैसेज देना चाहिए हमारे जो नेबर्स कंट्री है, जो खसूस काफ़ी अर्से बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से एक जो मैसेज है वो क्या आप डिलीवर करना चाहेंगे, यहाँ से क्या यादें लेके जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मामले काफ़ी अर्से से कुछ मामला जो वो आगे नहीं बढ़ सके। देखिए, ये बैनुल अक़वामी सतह पे जिस तरह के फोरम्स होते हैं उनका एक अपना डेकोरम होता है, अपना एक प्रोटोकॉल होता है। तो हम तमाम आने वाले मेहमानों को वेलकम करते हैं, हमारे मेहमान हैं, और SCO की जो मेंबर स्टेट्स हैं जो यहाँ पे आए हैं इस मल्टीलैटरल डिस्कशन के लिए और इस मल्टीलैटरल फोरम के ऊपर, तो उनको हम वेलकम भी कर रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो SCO के प्रोटोकॉल्स के अंदर रहते हुए जो मामलात हैं उस पर डिस्कशन हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने ये समिट होस्ट करके अपनी कैपेसिटी भी दिखाई है, और ये भी दुनिया को साबित किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहमानों को यहाँ पे वेलकम करना भी जानते हैं और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस को होस्ट करना भी जानते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ एजाज़ की बात है। लास्ट क्वेश्चन। सर पहले तो ये है कि सिविलियन हुकूमत ने जो है इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी तादाद में मुंतखबीन आ रही है और क़यादत आ रही है रीजन की। सिविलियन हुकूमत ने पाकिस्तान के अपने आप को साबित किया है। हम एक सफारती तनाई से यकीनन एक बहुत बड़े हम नए गए इवेंट की तरफ जा रहे हैं। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि जब कोई इंटरनेशनल कोई भी इवेंट होता है तो वहाँ पे जो है जो इस वक्त इंसानियत को दरपेश अलमियाँ हैं, ग़ज़ा और फ़लस्तीन, उसके बगैर वो नामुकम्मल रहता है वो इवेंट। यकीनन अपने प्रोटोकॉल हैं शंघाई ताउन तंजीम के, पाकिस्तान ने मुतासिर इक़दाम भी किए हैं फ़लस्तीन के भाइयों के लिए, ख़ुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा में जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वाक़ा पे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, दो तरफ़ा मुलाकात आपकी चीनी क़यादत से भी होगी और आपकी जो है पाकिस्तान की क़यादत की रूस की क़यादत से भी होगी, तो क्या दोनों ममालिक ने इंतहाई मुसर अंदाज में इंसानी एलिमेंट पे बात की है, तो क्या इन दोनों ममालिक की दो तरफ़ा मुलाकातों में क़यादत से पाकिस्तान की क़यादत की फ़लस्तीन के इशू पर बात मुमकिन है? आपके सवाल दो थे बुनियादी।
आपने बहुत एम्फसाइज़ किया सिविलियन हुकूमत के ऊपर। तो मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि देखिए SIFC का एक अपना रोल है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने के हवाले से, और पाक फ़ौज जो रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है और पाक फ़ौज तैनात भी है इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए, तो उस हवाले से भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरा देखिए, फ़लस्तीन के इशू पे जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने हर फोरम पे इस पर बात की है और बड़ी मौसर आवाज़ बन के वो सामने आए हैं। वो गज़ा में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उस हवाले से हो, जंगबंदी के हवाले से हो, वो इमदादी सामान भिजवाने के हवाले से हो, तो पाकिस्तान ने इस पे बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है और करता रहेगा हर फोरम के ऊपर। और बायलैटरल मीटिंग जितनी होती हैं उसमें फ़लस्तीन का इशू जो है वो सर फहरिस्त होता है, उस पर बातचीत भी होती है। और कल आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी ये अंदिया दिया कि शायद कोई OIC का भी स्पेशल इजलास फ़लस्तीन के हवाले से होने जा रहा है, अरब लीग शायद उसमें शिरकत करे। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम पाकिस्तान स्टेप ले रहा है। मैं असल टेस्ट इसका ये है कि फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा, पाकिस्तान की काविश को सराहा और ये कहा कि पाकिस्तान ने हमारा बड़ा साथ दिया है। ये वज़ीर-ए-आज़म की UNGA की स्पीच में भी इसकी रिफ्लेक्शन आई कि एक मौसर तकरीर थी जिसमें उन्होंने ना सिर्फ मज़लूम फ़लस्तीनियों के हवाले से बात की बल्कि मज़ालिम ढाने वालों के हवाले से भी बात की और कहा कि जंगबंदी भी होनी चाहिए, मगर जो इसमें खामोश तमाशाई हैं वो इसमें हिस्सेदार हैं, सहूलतकार हैं। ये कहना एक इंटरनेशनल फोरम पे बहुत बड़ी बात थी और पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों बहनों के साथ खड़ा है और ये समझता है कि फ़लस्तीन के अंदर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं ये फौरी तौर पे इनको बंद होना चाहिए और इसराइल को कटहरे में लाना चाहिए कि ये वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड जो नस्ल कुशी की जा रही है, जंगी जराइम का इर्तिकाब किया जा रहा है, इसको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।